हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। और बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा जो पेपर कोड है वह है E123। पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोविंग का पैसे लड़ना। हम आज अपने इसी पेपर के अंतर्गत अपने नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। हमारा जो आज का नया टॉपिक है वह है अधिगम वक्र के प्रकार, यानी कि जो अधिगम वक्र होता है वह कितने प्रकार का होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। अधिगम वक्र संख्यात्मक रूप से अधिगम का प्रदर्शन है, यानी कि क्या है वह संख्यात्मक रूप से, यानी कि संख्याओं के द्वारा हम अधिगम का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि किसी बालक ने अपनी अधिगम प्रक्रिया में कितना सीखा है, उन सभी को हम बाद में यानी उसे अधिगम कराने के बाद जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं, उसमें जो हमें अंक मिलते हैं यानी संख्याएं मिलती है, उन सभी को हम एक ग्राफ पेपर पर यानी कि आंकड़ों के तौर पर हम लिख देते हैं, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो अधिगम वक्र है वह एक संख्या यानी कि संख्यात्मक रूप से अधिगम का प्रदर्शन है। यानी कि संख्याओं के द्वारा हम बालक के ने अधिगम में कितना प्राप्त किया उसका प्रदर्शन करते हैं या दिखाते हैं। अतः इसी प्रकार की विषय वस्तु को वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, या यानी कि उसी प्रकार की जो विषय वस्तु होती है जिनमें संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम वक्र के द्वारा केवल प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्राप्तांकों में पद्धतों में प्रदर्शित परिवर्तित किया जा सकता है। अधिगम वक्र एवं सुनिश्चित समय में अधिगम की मात्रा व स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो अधिगम वक्र होता है वह एक निश्चित मात्रा में निश्चित समय अवधि में यानी कि बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए अधिगम को क्या है व्यक्त करता है। यह नहीं कि वह किसी भी समय तक हो सकता है, नहीं, यानी कि ये मान लीजिए कि हमने 10 से 15 दिन का समय दिया, 15 से 20 दिन का समय दिया, उसका एक निश्चित समय पीरियड होता है, यानी कि निश्चित समय अवधि होती है, उसी में इसको किया जाता है। और जो अधिगम वक्र होता है वह 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल रेखीय वक्र। नंबर 1 पर आता है सरल रेखीय वक्र। जब अधिगम की गति तीव्र होती है, यानी कि क्या होता है अधिगम बहुत तेजी के साथ सीखा जाता है, तब सरल रेखीय वक्र का प्रयोग किया जाता है या होता है। बालक सीख रहे हैं, बहुत तेज गति से सीख रहे हैं, तो उस तेज गति को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि अधिगम वक्र यानी कि सरल रेखीय वक्र का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्राय कम ही किया जाता है, बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 है उन्नतोत्तर वक्र। उन्नतोत्तर वक्र अधिकांश इस वक्र का ही प्रयोग किया जाता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में इस वक्र का प्रयोग होता है। यह वक्र उस दिशा में बनाया जाता है जब अधिगम प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, परंतु बाद में उसकी गति मंद हो जाती है। क्या होती है, यानी कि प्रारंभ में तो इसकी गति बहुत ही तीव्र होती है और बाद में इसकी गति बहुत धीमी हो जाती है।
उस प्रकार से यह अधिगम बनाया जाता है। फिर होता है सीढ़ीदार वर्ग। नंबर 3 है सीढ़ीदार वर्ग। कभी कभी अधिगम के स्वरूप के क्षण क्षण में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, यानी कि कभी अधिगम ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, फिर बहुत तेज हो जाता है और कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी सीखने की गति तीव्र, कभी मद, पुनः तीव्र, फिर पुनः मद होती है। इस अवस्था में सीढ़ीदार वर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पहले बालक बहुत तेजी के साथ सीख रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह कम गति के साथ सीख रहा है, लेकिन फिर तेज गति के साथ सीख रहा है, फिर वह कम गति के साथ सीख रहा है। तो ऐसी स्थिति में ही सीढ़ीदार वर्ग का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 4 पर आता है नतोदार वर्ग। कौन सा? नतोदर या नतोदार वर्ग। सीखने की गति जब प्रारंभ में कम और उसके पश्चात अत्यंत तीव्र होती है तो वह नतोदार वर्ग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहले में तो क्या होती है, उसकी जो सीखने की गति है वह बहुत ही कम होती है और धीरे धीरे वह एकदम से तेजी के साथ बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में नतोदार वर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब है अधिगम वर्ग की विशेषताएं। अधिगम वर्ग की बहुत सारी विशेषताएं हैं। नंबर 1 है अधिगम वर्गों का अधिगम को प्रारंभ में तीव्र गति से, तदोपरांत धीमी गति से या प्रारंभ में धीमी गति से बाद में तीव्र गति से प्रदर्शित करना, उनके कारणों को प्रकट करना और उनका सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। यानी कि जो अधिगम वर्ग होते हैं उनको उनका प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। नंबर 2 है वर्ग रेखा का अधिक उतार चढ़ाव से प्रदर्शित होना अधिगम की गति को स्पष्ट करता है। यानी कि जो वर्ग रेखा होती है उसका जो उतार चढ़ाव होता है वह क्या है, अधिगम की जो गति है उसको स्पष्ट करता है। यानी कि बालक किस गति से अधिगम तेजी के साथ सीख रहा है या वह धीमी गति के साथ सीख रहा है, इसके विश्लेषण से अधिगम की इस स्थिति के अनेक कारण हो सकते हैं। नंबर 3 है अधिगम में अनंतर जिस समय भी अधिगम की प्रक्रिया रुक जाती है उस समय वर्ग पठार के माध्यम से उसे अधिगम शून्यता को तो स्पष्ट करते हैं। यानी कि बालक अधिगम कर रहे हैं, तेजी के साथ अधिगम कर रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर तेजी के साथ कर रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसकी जो गति है वह क्या है, रुक गई। तो इसको हम यानी कि वर्ग पठार के रूप से प्रदर्शित करते हैं और उसे हम शून्य से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ इस समय में वह उसने कुछ भी नहीं सीखा है। नंबर 4 है अधिगम वर्ग के माध्यम से सीखने की अंतिम अवस्था को भी प्रकट किया जा सकता है। यानी कि बालक की सीखने की अंतिम अवस्था क्या है, उसको हमें प्रदर्शित करना है, तो उसे भी हम अधिगम वर्ग के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और प्रकट कर सकते हैं। नंबर 5 सीढ़ीदार वर्ग अधिगम की गति बार बार धीमी व तेज होने को प्रदर्शित करता है। क्या करता है कि जो सीढ़ीदार वर्ग होता है कि बालक
तेजी के साथ सीख रहा है, फिर बहुत धीमी गति से सीखता है, फिर तेजी के साथ सीखता है, उनको प्रदर्शित करता है। नया नंबर है हमारा, ग्राफ पेपर पर नवोदय वर्ग का प्रदर्शन अधिगम की गति अवस्था में अत्यंत कम और बाद में तीव्र गति से प्रकट करता है। यानी कि जो नवोदय वर्ग होता है वह बालक की इस अवस्था को प्रदर्शित करता है कि बालक पहले तो बहुत ही धीमी गति के साथ सीख रहा है, लेकिन बाद में वह बहुत तेजी के साथ सीखता है। और नेक्स्ट नंबर है हमारा, जब वह एक सीधी सरल रेखा में हो तो अधिगम का तीव्र गति से होना प्रकट होता है। यानी कि जो अधिगम है वह एक सरल सीधी रेखा में प्रदर्शित हो रहा है, तो इससे क्या प्रदर्शित होता है कि अधिगम, जो बालक अधिगम सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, वह बहुत ही तेज गति के साथ सीख रहे हैं। सो गाइस, ये जो हमारा सरल वक्र है यह इस प्रकार बनता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये मान लीजिए हमारा ग्राफ पेपर है इतना, तो हमें इस पर बनाना है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि जो सीखने की गति होती है वह बहुत ही तेज होती है, यानी कि बहुत तीव्र गति होती है। यह बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में जाता है। इससे क्या प्रदर्शित होता है कि बालक की जो सीखने की गति है वह बहुत ही तीव्र है। नंबर 2 आता है उन्नतोदर वर्ग। यह इस प्रकार का होता है। इस वर्ग में पहले बालक बहुत ही तेज गति के साथ सीखता है, लेकिन फिर यह धीमी गति के साथ सीखता है। क्या करता है, यह इसकी जो गति होती है वह धीमी हो जाती है, यानी कि ये यहां से बिल्कुल तेजी के साथ गया, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो गति है वह धीमी हो गई। यानी कि सीधी ना जाकर सीधी ऐसे बनेगी, यानी कि तेजी के साथ सीखेगा, लेकिन इसकी गति यहां से कम हो गई, यानी कि धीमी हो जाती है। और हमारा नंबर 4 पर आता है सीढ़ीदार वक्र। कौन सा? सीढ़ीदार वक्र। ये हमारा सरल वक्र था। ये हमारा लघुदार था। उन्नतदार। और अब हमारा आता है सीढ़ीदार। ये मान लीजिए हमारा सीढ़ीदार वक्र बनाना है हमें, तो इसमें क्या होता है, पहले बालक कभी तो तेजी के साथ जाता है, कभी धीमा हो जाता है, फिर तेजी के साथ जाता है, फिर धीमा हो जाता है, फिर तेजी के साथ जाता है, फिर धीमा हो जाता है, फिर तेजी के साथ जाता है। यानी कि सीढ़ीदार वक्र में बालक की जो सीखने की गति होती है वह कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, फिर तेज हो जाती है, फिर धीमी हो जाती है, और लास्ट में हमारा है नतोदार। कौन सा? नतोदार वक्र। नतोदार वक्र में क्या होता है, पहले जो सीखने की गति है वह धीमी होती है, यानी कि या तो तेज लगा लीजिए या धीमी लगा लीजिए। सीखने की गति पहले धीमी होती है, फिर तेज हो जाती है, फिर धीमी होती है, और फिर
तेज हो जाती है। जो इस प्रकार से जो वर्क बनता है वह हमारा नतोदार वर्क कहता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो बालक की सीखने की गति हो जाती है, पहले बहुत धीमी होती है, फिर वह तेज हो जाती है। यानी कि इस गति में जो सीखने की गति है वह धीमी होती है और बाद में वह तेज हो जाती है। यह इस प्रकार से जो बालक के सीखने के जो डाटा को हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं वह नतोदार वर्क कहलाता है। सो गाइस, हमारा जो यह टॉपिक था यानी कि अधिगम वर्क के प्रकार, यह पूरे हो गए हैं। यानी कि हमारा टॉपिक